राम राम दोस्तों। आज ये तीसरी करंट की क्लास है। आज वैसे तो 4 तारीख है, पर हम अब जो प्रीवियस आपका 3 जुलाई से संबंधित जो आपके कल करंट अफेयर हुई है, करंट के जो आपके न्यूज़ आई है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। अभी मैं आपका जो कोर सब्जेक्ट है वे इसलिए ले नहीं पा रहा हूँ कि मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है थोड़ा सा, तो उस वजह से। पर जहाँ तक है करंट क्लास आपकी, ये जहाँ कर सकता हूँ, जितने कर रहा हूँ उतनी कर सकता हूँ। अब बात करते हैं क्या क्या पॉइंट आते हैं आज के। ये कुछ पॉइंट मैंने परसों की क्लास में कल की क्लास में मैंने छोड़े भी थे, कि जैसे आपको कल बताया था आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट के बारे में बताना है, वो आज बताऊंगा। ऐसे ही कल एक पॉइंट था जो बताना था पर मैं बता नहीं पाया। उसी तरह एक आता है आपका अभी, एक भारतीय सरकार ने एक ये चलाया है आपके विज्ञान को, आपके साइंस को फैलाने के लिए, साइंस के विकास बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई है, जिस योजना का नाम रखा है एक्सीलरेट विज्ञान। एक्सीलरेट विज्ञान योजना, सीधा सीधा आपको बस ये लिखना है, ज़्यादा घुमाव फिरा कर बड़ी चीज़ ये नहीं लिखनी, केवल आपको ये लिखना है एक्सीलरेट विज्ञान योजना किसने चलाई ये लिखना है, क्यों चलाई ये लिखना है। अब ये किसने चलाई है आपको ये बताता हूँ, ठीक है। और पहले तो ये लिख लो क्यों चलाई है। सबसे पहले आपको बस ये लिखना है वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए, ये वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा देने के लिए आपका ये चलाई गई है, ठीक है। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताऊँ आप विज्ञान के क्षेत्र में आके अपना काम कर सके, इसमें आपका करियर बना सके। विज्ञान के क्षेत्र में आपका जो आपका आएगा, जिसमें आपको यहाँ तक कहा गया है कि जो इस विज्ञान के क्षेत्र में क्या करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए, उन छात्रों के लिए इंटर्नशिप का भी इंतज़ाम किया गया है, स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया जाएगा। इसी योजना के तहत उनको एक मंच प्रदान किया जाएगा, जहां आके वे अपना काम कर सके या अपने प्रेजेंटेशन कर सके, उस टाइप से, ठीक है। ये चीज़ है। इसमें ये कहा गया है कि आपका इस योजना के तहत लोगों में वैज्ञानिक बुद्धि का विकास होगा, ये भी बात की गई है। बस आप ये अब 3 पॉइंट लिखना है। एक्सेलरेट विज्ञान योजना किससे संबंधित है, आपकी संबंधित है विज्ञान शोध को वैज्ञानिक शोधों को बढ़ाने के लिए, ये विज्ञान के। और जो ये स्टार्ट की है, ये स्टार्ट किसने की है, जो हमारा डीएसटी मंत्रालय है, ठीक है, डीएसटी विभाग है। बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आपका, जिसको हम हिंदी में अगर बोले तो हिंदी में अगर लिखते हैं विज्ञान एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। ये आपका ये है। इसी के, वैसे तो मेनली इसने स्टार्ट किया है, पर इसकी भी एक सब ब्रांच है, उस सब ब्रांच ने ये स्टार्ट किया है, और उस सब ब्रांच का नाम क्या है, ठीक है। उस सब ब्रांच का आपका जो नाम आता है, उस सब ब्रांच का नाम आता है आपका विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। पर आपको बस ये याद नहीं रखना है, आपको लिखना है डीएसटी ने ये शुरू करवाई है, बस आप इतना याद रखना, ज़्यादा मत याद रखना, ठीक है। ये आपका होता है पहला पॉइंट। अब मैं आप बात करता हूँ जो आज का दूसरा पॉइंट था और मेन पॉइंट है, जो जिसके बारे में मैंने कल भी कहा था कि हम इस बारे में कल बात करेंगे। पॉइंट क्या था वो आपका, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट,
जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सॉरी, आफ स्पा, आस्पा, ठीक है, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म अगर इसकी लिखनी चाहो तो फुल फॉर्म लिख लेना, इसके बारे में बात करेंगे अभी। ये दोबारा से क्यों उसमें आया, सूचनाओं में, न्यूज़ में क्यों आया। सबसे पहले आर्म फोर्स स्पेशल ये लिखने में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी इसमें। ये चल, हाँ, आप वैसे लिख लीजिए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। हिंदी में अगर बोला जाए तो हिंदी में आएगा चलो पहले लिख लो तो बोलता हूँ। आर्म फोर्स स्पेशल जो है, लिखता हूँ, शुरू से लिखना पड़ेगा, सही लिखा नहीं जा रहा है ना। स्पेशल पावर एक्ट, ये आपका आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। सशस्त्र बल विशेष विशेष शक्ति अधिनियम, आपका इसका हिंदी में नाम है। अब है तो है क्या चीज़, पहले तो सबसे पहले ये चीज़ बात करते हैं भाई, है क्या ये आपने 1919 में जब आपने अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका आता है रोल एक्ट। इसकी तुलना उस एक्ट से की जाती है, रोल एक्ट की तहत से इसकी तुलना की जाती है कि इसमें भी क्या होता था कि जैसे रोल एक्ट में बिना किसी सबूत के, बिना किसी दलील के आप किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकती हैं, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर सकते हैं, उस पर गोली भी चला सकते हैं। रोल एक्ट में यही था। तो उसी तरीके से आस्पा में भी, इसमें भी आपको यही पावर दी जाती है। किसको? एक सेना के जवान को। पर ये बात की जाए, इसका आज ये क्यों फिर से आपका न्यूज़ में आया है, ये न्यूज़ में आने का इसका मेनली रीज़न ये है कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, जो आपका एक पूर्वोत्तर राज्य है नागालैंड, नागालैंड में 6 महीने के लिए इस एक्ट को लागू किया है, आसान घोषित करके। अब वहाँ ये जो वहाँ की सुरक्षा बल हैं वहाँ के, उन सभी को ये अधिकार प्राप्त है कि वे केवल शक के आधार पर किसी भी आदमी की चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ये नहीं है वारंट, किसी आदमी के शक के आधार पर घर की तलाशी भी ले सकते हैं। जैसा आप देखते हो, किसी आज घर की तलाशी आप लेने जाओगे तो आपको पहले सर्च वारंट चाहिए। ठीक है, सर्च वारंट। पर इस एक्ट यहाँ आसान घोषित होते ही आपको वो चीज़ नहीं चाहती, आप सीधे शक के आधार पर किसी भी घर की तलाशी ले सकते हो। ठीक, यहाँ तक कि आपको है, अगर कोई आदमी कानून तोड़ता हुआ दिखता है, मतलब बात करते हैं कि आपने भाई किसी घर की आप तलाशी ले रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसके व्यवहार से आपको लगता है कि ये गलत काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप उसमें किसी आदमी के गोली भी मार सकते हो और मार भी उसको मृत्यु कारित कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये है। अब ये आप नागालैंड में हो गया। नागालैंड में अभी लागू होने के कारण क्या है
कि नागालैंड में लागू क्यों किया गया, ये चीज़ सवाल पूछ सकते हैं। नागालैंड में लागू करने का कारण ये है कि नागालैंड की एक वो आता है, एक नागालैंड के ज़िले हैं, ठीक है, नागालैंड के ज़िला है एक जिसका नाम है मोन जिला, ठीक है, मोन जिला है नागालैंड के। वहाँ दो गांव, एक गांव है, एक नहीं वैसे नाम एक है और दो गांव है, दो गांवों के नाम पड़ते हैं। एक का नाम है, गांव का नाम चेन लोइसो, ठीक है, गांव का नाम है पुराना चेन लोइसी है, एक नया चेन लोइसो है। ये आपके दो गांव हैं। इन दो गांवों के बीच में, ठीक है, इन दो गांवों के बीच में अपने जो हमारी असम राइफल है, ठीक है, असम राइफल के इन दोनों के गांवों के बीच में हमारी असम राइफल ने क्या किया हुआ था, अपना टेंट लगाया हुआ था, अपने सिविल लगाया हुआ था। वहाँ पर आपकी एक वहाँ की उग्रवादी संस्था है NSCN के, ठीक है, उग्रवादी संख्या का नाम है आपका NSCN के, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड खॉपलैंग, ठीक है, ये एक संस्था है। अगर आप इसका लिखना चाहते हैं, नेशनल सोशलिस्ट ठीक नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड खॉपलैंड, ये आपकी एक वहाँ उग्रवादी संस्था है। बात की जाए, वहाँ अलग एक कमेटी बनी है। जो ये कमेटी है ये क्या कहती है, ये नागालैंड के, जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में पहले आपका अलग संविधान अलग झंडा था, तो उसी तरीके से जो ये पार्टी है, ये उग्रवादी संस्था है, ये आपका अलगाववाद, इन्होंने आंदोलन चलाया हुआ था जिसमें ये नागालैंड के अलग झंडे की और अलग संविधान की मांग करते हैं, और जिसमें आपकी केंद्र सरकार इसको एक तरफ से नकार देती है। नकारने के बाद ये आपका जो मैंने आपको बताया, मोन जिले के दो गांव बताए हैं, कौन कौन से गांव, एक गांव का नाम क्या था, चेन लोइंसो पुराना और नया वाला। इनके बीच में जो आपका असम राइफल के कैंप लगे हुए थे, उन कैंपों पे हमला कर देते हैं, ठीक है। हमला करने के बाद नुकसान कुछ नहीं होता हमारा, हमले को असफल कर देती है हमारी असम राइफल की टीम, बट उस चीज़ से यहाँ पर अशांति से घोषित कर दिया जाता है नागालैंड को, कारण यही है, और वहाँ पर आपकी आसपा लागू कर दी गई है। ये आपको पता चल गया, नागालैंड में लागू हुई है, इस वजह से ये दोबारा हुआ है। तो इसकी सबसे पहले हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि ये हिस्ट्री इसकी आखिर है तो है क्या। तो सबसे पहले आपका इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कब से कब लागू हुआ, क्यों लागू होता है, ठीक है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब सबसे पहले जो इसका सवाल आता है, ये हमारा कहाँ लागू होता है, ये आपका भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं उस साइड लागू किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद बढ़ने पर
ठीक है। उग्रवाद का मतलब क्या है यहाँ, मतलब एक तरह से घरेलू हिंसा। ठीक है, आपका सिविल वॉर आपकी तरह से गृह युद्ध की स्थिति पैदा होने पर आपका वहाँ पर ये लागू किया जाता है। ठीक, पहली बार लागू ये किया गया था कब, ये किया गया था पहली बार आपका लागू 11 सितंबर 1958 में पहली बार लागू हुआ था। और इसी के तहत अगर बात, ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम का ही नाम ये है सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958, इसका जो पूरा नाम है यही है। ठीक है, पहली बार अगर बात की जाए, पहली बार ये आपके सातों के सातों राज्यों में ये लागू किया गया। ठीक है, सातों के सातों राज्यों में ये लागू किया था, पर पहले उन सातों राज्यों में भी 11 सितंबर को लागू जो किया गया था। अगर पूछा जाए पूर्वोत्तर राज्यों में 1958 में सातों राज्यों में हुआ। ठीक, पर 11 सितंबर को 2 राज्यों में किया गया था, आपका मणिपुर में, मणिपुर में, और आपका दूसरा किया गया था आपका ये किस में, असम में। असम और, ठीक है, असम और मणिपुर में सबसे पहली बार 11 सितंबर को किया था। उसके बाद आपका पूरे पूर्वोत्तर भारत में आपके सभी 7 के 7 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है, ये सभी राज्यों में भी लागू कर दिया गया। ठीक, इसके बारे में एक डेट आती है कि ये एक बार 1990 में आपका जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया है। ये सवाल आपका इसके बारे में पूछ सकता है। पूर्वोत्तर भारत के अलावा भारत के किस अन्य राज्य में, है ना, पूर्वोत्तर भारत के किस अन्य राज्य में आसपा लागू किया गया है। ठीक है, ये किया गया जम्मू कश्मीर में 1990 में। अब लागू करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों होता है। ठीक है, लागू करने के लिए सबसे पहले इसके तरीका होता है, लागू क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। आपको लागू करने के लिए सबसे पहले क्या काम होता है, या तो राज्य सरकार या आपकी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार या आपकी केंद्र सरकार को सबसे पहले इसे लागू करने के लिए, ये नहीं है कि वहाँ सीधा गवर्नमेंट कहेगी ये भाई आप यहाँ अस्पा लागू कर दो। जिस क्षेत्र में आपको ये अस्पा लागू करना है, सबसे पहले उसे आपको अशांत क्षेत्र घोषित करना पड़ता है कि यहाँ शांति नहीं है, यह अशांत क्षेत्र है। अशांत क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा आपको, या जिसे कहते हम सबसे पहले डिस्टर्ब एरिया। ठीक है, डिस्टर्ब एरिया आपको घोषित करना पड़ता है, तब जाकर वहाँ आसपा लागू होती है। ठीक है, बात की जाए, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ, चलो। जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र कानून घोषित कर देती है। ठीक है, आपको बता दिया। आसपा कब लागू होगा, जब केंद्र या राज्य सरकार
उस क्षेत्र को अशांत कानून के तहत, अशांत डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत अशांत घोषित कर देती है, तो वहाँ आपका अस्पा लागू किया जाता है। अब आपके मन में एक यहाँ सवाल पैदा हो सकता है, भाई डिस्टर्ब सिटी, अशांत क्षेत्र, हम अशांत क्षेत्र किसको कहेंगे? ठीक है भाई, ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि आपकी अशांत क्षेत्र कोई पूछ सकता है ही, तो वहीं आपके डाउट है। अशांत क्षेत्र कैसे पता चलेगा कि हमें ये अशांत क्षेत्र है? अशांत क्षेत्र का इसमें सीधे सीधे आपकी परिभाषा लिखी गई है। अस्पा जो आपके अधिनियम है, इसकी धारा 3 के तहत ही इसमें परिभाषा दी गई है कि जब किसी क्षेत्र में नस्लीय, ये आप लिखना चाहते हो, मैं केवल कीवर्ड लिखूंगा, जब किसी क्षेत्र में नस्लीय, भाषीय, धार्मिक, क्षेत्रीय समूह, ठीक, जाति, ठीक है, जाति आदि के आधार पर, देख, जब किसी क्षेत्र में या तो किसी नस्ल या किसी आपकी लैंग्वेज या किसी धार्मिक या क्षेत्रीय आपका जो समुदाय वहाँ के रहने वाले हैं, जाति आपके किसी भी आपके पॉइंट के ऊपर आपस में मतभेद स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आपस में मतभेद स्टार्ट हो जाए, जैसे भाई कहते हैं तू भाई इस नस्ल का है, मैं इस नस्ल का हूँ, मेरी भाषा तमिल है, मैं तू हिंदी बोलता है, तू पंजाबी बोलता है, मैं हरियाणवी बोल रहा हूँ, आपस में लड़ाई करना शुरू कर दें, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, इस क्षेत्र में लड़ाई कर दे। या फिर आप कैसे भाई हम करने लगे, भाई मैं तो पश्चिमी क्षेत्र का आदमी हूँ, तू पूर्वोत्तर का है, हम इस तरीके से लड़ने लगे, तू उस गांव का आदमी, मैं इस गांव का आदमी, या तू इस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ। तो आपस में इन आधारों पर जहाँ आपस में आदमियों में मतभेद स्टार्ट हो जाए और वो मतभेद एक बड़े स्तर का रूप ले ले और वहाँ पर उस आधार पर दंगे होने स्टार्ट हो जाए, उपद्रव स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो वो एरिया अशांत क्षेत्र की संज्ञा में आ सकता है। ठीक है, जैसे अशांत क्षेत्र में आपका यहाँ उपद्रव मचाया गया, आपका नागालैंड हुआ, यहाँ आपका दंगे तो हैं, उन पे हमला क्या है, वहाँ हिंसा ही तो हुई है। वो हिंसा हुई किस लिए कि वो आपका एक क्षेत्र को, क्षेत्रीय समूह आपको अलग करने की बात कर रहा है हमारे क्षेत्र से। नागालैंड के लिए अलग, वो कह रहा है कि अलग संविधान बनाओ, तो क्षेत्र वो आ गई ना, क्षेत्र की बात आ गई, तो उस वजह से तो अशांत क्षेत्र ये है आपका, ये कहा जाता है इसमें। बस इसमें एक बात ये कही गई है कि किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने का अधिकार केवल उस राज्य को है, ना कि केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार पर उसकी सलाह पे करेगी, राज्य की सलाह पर ही काम करती है, जो इसके अधिनियम दिया गया है। ठीक है, इसका फैसला कौन करता है? इसका अगर बात करते हैं, कोई राज्य की राय लेना जरूरी होता है इसमें डिस्टर्ब सिटी घोषित करने के लिए। अगर राज्य कह देता है डिस्टर्ब है तो ठीक, अगर नहीं है तो नहीं, पर अगर हाँ वो हाँ कह देता है तो एक बार में कम से कम 3 महीने के लिए, अगर एक बार आपने घोषित कर दिया कि डिस्टर्ब सिटी है, तो वहाँ कम से कम 3 महीने के लिए स्पेशल फोर्स को तैनात कर दिया जाता है इस रूल के साथ। ठीक है, ये आपका चीज़ हो गया। अब उस क्षेत्र में अगर बात की जाए, भाई तैनात कर दिया जाता है। अब अगर राज्य सरकार चाहे, खुद चाहे, अगर वो कहती है भाई ये एरिया अब शांत हो गया है, तो राज्य सरकार खुद से खुद वहाँ से हटा सकती है, केंद्र सरकार उसकी सहमति अपना आप ही कर देगा। ठीक है, अब ये तो आपकी होगी इसकी हिस्ट्री, भाई कैसे हुआ। अब इसी से जुड़ा एक नाम आता है, एक महिला है, उनका नाम आता है, इससे
जुड़कर, जिसका नाम है इरीमा चानू शर्मिला। इरीमा चारू शर्मिला, कहीं कहीं इनका नाम आता है इरोमा चानू शर्मिला। ठीक है। अब ये क्या थी, इन्होंने इस आस्पा को ख़त्म करने के लिए, इस अधिनियम को वापस लेने के लिए जो 1958 में आया था, इस समाप्त करने के लिए 16 साल तक भूख हड़ताल की है। इसके विरुद्ध 16 साल भूख हड़ताल पर बैठी है, अनशन किया है। और भूख हड़ताल जो इनका टाइम पीरियड वो होता है सन 2000 से 2016 तक इन्होंने भूख हड़ताल की है। मतलब इन्होंने अपने मुंह से कुछ निवाला नहीं तोड़ा। इनकी हालत ऐसी थी, कई बार इनको भूख हड़ताल से हटाने की कोशिश की, पर इन्हें डॉक्टर की उसमें रखे गए थे देख रेख में, तो नलियों के द्वारा इनके मुंह में खाना वाना पहुंचाया जाता, पर इन्होंने अपने हाथ से खाना नहीं खाया। अब 2016 में इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। मणिपुर की थी वैसे रहने वाली, अगर बात की जाए ये मणिपुर की थी, पर इन्होंने जो आपने इसने क्या है, वहाँ उनके अत्याचार देखे कि अस्पाक में लोग बाग कैसे अत्याचार करते हैं, वो क्या है, ये होता कैसा है कि सन 2000 में ये आपकी अनशन पर बैठ जाती है एक महिला, और 16 साल की भूख हड़ताल पर। ये होता है आपका सन 2000 में, ये नवंबर की बात होती है कि 2 नवंबर सन 2000 आपका असम राइफल जब वहाँ उसके क्या था आपका, वहीं आपका अस्पा लागू हुआ था, तो असम राइफल को किसी से आपको वो मिलती है, मुखबरी होती है असम राइफल के पास कि आप वहाँ कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं कुछ ऐसे, तो वहाँ आपका असम राइफल जाती है और वहाँ फायरिंग कर देती है। फायरिंग में 10 बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। अब 10 बेगुनाह लोगों की जाने के बाद आपकी 4 नवंबर सन 2000 से उस चीज़ का वो कहने के लिए भाई ये चीज़ इन्होंने कहते थे आर्म फोर्स को एक तानाशाह का रूप मिल जाता है इस फोर्स से। तो 4 नवंबर से इन्होंने अपना वो किया, अनशन स्टार्ट किया, और लगातार आपका अगस्त 2016 तक इन्होंने अनशन किया। फिर 2016 में भी इन्होंने इसलिए तोड़ा कि मैं जिन आदमियों के लिए काम कर रही हूँ वो जनता ही इनके खिलाफ हो गई कुछ, तो इन्होंने ये अनशन तोड़ दिया। जनता अनशन तोड़ने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ की मणिपुर की मुख्यमंत्री बनकर आस्पा को ख़त्म कर दूँ। तो उसके लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई सन 2016 में ही, जिसका नाम रखा इन्होंने परजा नाम से एक पार्टी बनाई इन्होंने। परजा नाम से एक पार्टी बनाई। 2017 के विधानसभा इलेक्शन लड़े पर वहाँ हार गए, और हारने के बाद इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर शादी कर ली। अभी 2018 या 19 में इनको 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। तो पर अब ये उस चीज़ से हट चुकी है, पॉलिटिक्स से हट चुकी है, अब कोई अनशन नहीं करे। बस आप इरीमा शर्मिला का नाम इनसे जुड़ता है आसपास से। ये आपका ये हो गया एक पॉइंट जो कल आपका मैं छोड़ दिया था, मैं कहा था लंबा पॉइंट है, इस वजह से छोड़ना पड़ा था मुझे। अब बात करते हैं अपना कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट आएंगे उनके बारे में बात करते चलेंगे अपना। सबसे पहले आपका बात करते हैं हम किसके बारे में, एक नाम आएगा आपके आगे, कुछ नियुक्तियाँ, जैसे नाम है उनका श्रीकांत। ठीक है, नाम श्रीकांत माधव वैद। ठीक है, ये अभी इनके निर्वाचित हुए हैं, इनकी नई नई नियुक्ति हुई है। अब ये नई नई नियुक्ति हुई किस चीज़ में है, आपकी एक महारत्न कंपनी है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। बस आपको यही वन लाइन है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। जो पुराने अध्यक्ष थे इनके संजीव सिंह, उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। बस ये याद रखना। याद रखने के लिए बस एक इनकी ये चीज़ याद रख सकते हो, IOC की स्थापना कब हुई, आपकी 1959 में इसकी स्थापना हुई थी।
महारत्न कंपनी है, ठीक है, याद रखना। 1959 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? आईओसी का न्यू दिल्ली में आपका इसका हेडक्वार्टर है। ये चीज़ आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बस ज़्यादा नहीं रखनी, इसलिए 1959, ठीक है। आईओसी आपका ये हो गया, श्रीकांत वैद आपको ये। इसके बाद आपका जो दूसरा सवाल आता है, तो आपको मैंने कल बताया था, चलो उसका छोड़ो। इसके बाद में आपका आता है, एक आती है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। ये मैंने आपको मैं भी कल बताया था या नहीं बताया था, चलो लिख लेते हैं, अगर बताया होगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, आपका ड्रीम केरल के नाम से पता तो चल गया होगा आपका, ये किसने शुरू किया है? ये आपकी हाल ही में केंद्र सरकार कह रहा कि आपकी केरल सरकार ने स्टार्टिंग की है। केरल सरकार ने स्टार्टिंग किसके लिए की है? जो आपका जो अभी क्या चल रहा है, हमारा कोविड चल रहा है ना, कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा क्या हुई है, आपकी नौकरियां बहुत गई है, बहुत लोगों की नौकरियां गई है। तो इन्होंने केरल ने एक चीज़ अपना किया है कि कोविड के कारण बात करते हैं, जिनकी नौकरियां गई है, वे चाहे आपके विदेश में रहते हों केरल के निवासी, या भारत के ही किसी अन्य राज्य में रहते हों, विदेश या भारत के अन्य राज्यों से, ठीक है, अन्य राज्यों से जो लोग नौकरी खोकर केरल में आ रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, दोबारा से प्रवासी भारतीय हैं या प्रवासी राज्य के वे हैं, आदमी हैं, उनको बसाने के लिए, उनको दोबारा से अपने राज्य में बसाने के लिए, और उनकी प्रतिभाओं का बात की जाए, जो उनमें टैलेंट है, उनके टैलेंट का प्रयोग करते हुए राज्यों का विकास करने के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया गया है, ठीक है। आप किसने चलाया है? स्टार्टिंग आपकी जो केरल के कौन है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, ठीक है, केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन है, उनका नाम है। पिनाराई विजयन, ठीक है, पिनाराई विजयन इनका नाम है, जिन्होंने स्टार्टिंग किया है। ये आपका केरल ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये चीज़ आपका ही है। अब आपके बाद में, इसके बाद में एक सवाल आता है, एक अभी हाल ही में ई किसान धन, ये एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। ई किसान धन एक मोबाइल ऐप है, जो किसने लॉन्च किया है? ये आपके जो हमारा एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए, स्पेशली किसानों के लिए एक लॉन्च किया है एक ऐप, ई किसान धन ऐप। इसमें क्या है कि इससे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा कि किस मंडी में किस फसल का क्या रेट चल रहा है, इस चीज़ के बारे में जानकारी इस ऐप से मिलेगी। इससे ही आपको पता चलेगा क्या किसी फसल को उगाने का क्या क्या नया तरीका आ रहा है, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी भारत में आ रही है, उस चीज़ के बारे में, किस तरीके से हम नया बीज उगा सकते हैं, पुराने बीजों की मरम्मत कैसे कर सकते हैं, खेती किस तरीके से अच्छी पैदावार कर सकते हैं खेती में, उस चीज़ के लिए आपको सलाह दी जाएगी। आपकी मौसम से जुड़ी हुई जानकारी, मतलब बात की जाए मौसम की भविष्यवाणी इस ऐप से प्राप्त होगी। आपको यहाँ एसएमएस से सलाहकार प्राप्त होगी, अगर किसी को एडवाइस चाहिए तो एसएमएस के थ्रू आपको सलाह भी दी जाएगी। आपको यहाँ पर एक पशु जो आपके आप धन होता है, पशुधन है,
पशुधन के खरीद फरोख्त के लिए बात की जाए, उनको बेचना लेने वेने के लिए एक ई पशु हाट की सुविधा प्रदान की गई है इसी ऐप पर कि ऑनलाइन जानवर खरीदने के लिए बेचने के लिए। ठीक है, आपका किसान टीवी इस पे मिलेगा आपको, जो आपका डीडी किसान टीवी चलता है वो उसकी लाइव आपकी उस पर वो चलेगी, स्ट्रीमिंग चलेगी। ये तो हो गए आपके अदर फ़ायदे। और एचडीएफसी ने लॉन्च किया है तो आपको कुछ फाइनेंशियली सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। फाइनेंशियली सुविधा में उपलब्ध कराने के लिए अगर किसी किसान को लोन लेना हो, बीमा कराना हो, खाता खोलना हो अपना, या सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेना हो, तो इस ऐप के द्वारा एचडीएफसी की मदद से वो आसानी से ये चीज़ कर सकता है। ठीक है, ये केवल इस किसान धन ऐप का है। सवाल आपसे जब पूछा जाता है, सवाल आपसे केवल यही पूछा जाएगा, ई किसान धन ऐप किस बैंक की सहायता, किस बैंक ने लॉन्च की है, क्या गई है, यह सीधा सवाल पूछेगा। हाल ही में भारत के किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारतीय किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित की है, सवाल ये भी पूछ सकता है। तो मोबाइल ऐप क्या हो गई आपकी ई किसान धन, और किसने की है, एचडीएफसी ने की है। ये आपका सवाल हुआ। इसके बाद आपका आती है जो आपने सभी ने सुना भी होगा, मेरे ख्याल से आपने उनके बारे में स्टडी भी कर ली होगी अब तक तो। ठीक है, काफ़ी ने उसके बारे में पढ़ लिया होगा, काफ़ी ने देख लिया होगा, क्योंकि एक जैसे ही अभी एक नाम लिख रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ नाम उनका, केवल लिख रहा हूँ। सरोज खान। ठीक है, आपकी जो सरोज खान है एक भारत की कोरियोग्राफर, बॉलीवुड की एक कोरियोग्राफर थी, डांस सिखाती थी, डांसर थी। उनका आपका कल 3 जुलाई को इनका निधन हुआ है, आप सभी को पता है। 71 वर्षीय थी, इनका कल निधन हो चुका है। अब सवाल क्या पूछते हैं भाई, ये तो आपको सबको पता होगा, ये नहीं पूछने का कोई भी कि सरोज खान का निधन कब हुआ, कैसे हुआ, ये कभी नहीं पूछता। सवाल पूछता है उनसे पास्ट लाइफ से। ठीक है, अगर सवाल पूछना है तो अगर यहाँ पूछ सकते हैं हम, सरोज खान का जो है रियल नेम क्या है, असली नाम क्या है उनका, किसी को पता है? ठीक है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में नाम बताना जब देखता हूँ। ठीक, इनका जो असली नाम है, ठीक है, सरोज खान का असली नाम आता है आपका निर्मला नागपाल। ठीक है, जो इनका रियल नेम है वो है इनका निर्मला नागपाल, इनका रियल नेम है। ठीक है, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था अपनी शादी के टाइम, जब इनकी शादी हो रही थी तब इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था। ठीक, अब नाम आपको पता चल गया, इनका रियल नेम क्या है, निर्मला नागपाल है। अब क्या होता है, जब 1947 में भारत का बंटवारा होता है तब इनका परिवार ऐसे पाकिस्तान के थे, ये पाकिस्तान से आपके होके ये भारत आ जाते हैं। ठीक है, भारत आने के बाद ये शुरुआत से ही आपका इंडस्ट्री में आ गई, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ गई। स्टार्टिंग में ही मात्र 3 साल की एज में, मात्र 3 साल की एज में ही इन्होंने अपना पहला काम स्टार्ट किया। एक मूवी आई थी, आप देखो, नजराना, पुरानी मूवी है एक नजराना। इस नजराना में इन्होंने 3 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया है, और इस चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम इसमें रखा गया था श्यामा। श्यामा नाम से इसने पहली बार, सरोज खान जी ने पहली बार इंडस्ट्री में कदम रखा था, मात्र 3 साल की उम्र में। नजराना मूवी थी। ठीक, फिर इन्होंने जो 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, मात्र 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, और जो इनके पति थी 13 साल की उम्र में इन्होंने 41 वर्षीय पुरुष के साथ शादी की, जो पहले से ही 4 बच्चों का पिता था। ठीक है, सरोज खान की शादी हुई है, 4 बच्चों का पिता था, जिनका नाम था आपका
पी सोहन लाल, ये भी एक कोरियोग्राफर थे, ये भी एक डांस मास्टर थे। इसके साथ इनकी शादी हुई, इन्होंने शादी की। शादी के टाइम पर ही इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था, शादी करने के लिए ही। ठीक है, ये आपका ये चीज़ आती है। पिता माता का नाम इनका कोई नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछने का। स्टार्टिंग इन्होंने, ये बात हो गई आपकी। फिर इन्होंने दोनों ने साथ मिलकर अपनी डांसिंग ट्रेनिंग करते थे। अब फिर इन्होंने 50 के दशक में, ठीक है, ये 50 के दशक में इन्होंने 1950 के समथिंग, मतलब ये दशक में इन्होंने स्टार्टिंग जो बॉलीवुड में दोबारा से कदम रखे। इन्होंने केवल बैकग्राउंड डांसर के तौर पर एक कदम रखे इसमें। पहले ये एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करती थी, फिर इन्होंने धीरे धीरे कोरियोग्राफ करना स्टार्ट किया। पहली बार जो इन्होंने एक कोरियोग्राफ करने का इनको मिला मौका, पहली बार इन्होंने 1974 में आई, ठीक है, मूवी गीता मेरा नाम। पहली बार, अब तक बैकग्राउंड डांसर थी। 70 के दशक में, मतलब 1974 में आई एक मूवी गीता मेरा नाम में इन्होंने पहली बार किसी गाने को वो कोरियोग्राफ किया। किसी गाने पर इन्होंने एक्ट्रेस को गाना सिखाया, नाचना सिखाया। ठीक है, इसके बाद इनके काफ़ी मूवीज़ हैं। मिस्टर इंडिया का सबसे फेमस इनका आपने सुना हुआ गाना हवा हवाई इन्होंने कोरियोग्राफ किया है। एक मूवी चांदनी में इन्होंने कोरियोग्राफ किया है। तेजाब फिल्म का आपने सुना होगा, एक अनिल कपूर की तेजाब मूवी का 1 2 3 गाना, वो इन्होंने कोरियोग्राफ किया है। बेटा मूवी में इन्होंने गाने कोरियोग्राफ किए हैं अनिल कपूर की। बाजीगर शाहरुख खान की, डर सनी देओल और शाहरुख खान की मूवी। आपका जहाँ तक ये कहते हैं कि एक मूवी कौन सी है, ऐश्वर्या राय, देवदास मूवी है तो में इन्होंने कोरियोग्राफ किया है। जब वी मेट में इन्होंने गाने कोरियोग्राफ किए हैं। कहा जाता है इन्होंने अपने लगभग 2000 से ज़्यादा गानों का कोरियोग्राफ किया है, 2000 से ज़्यादा, जिनमें से मशहूर गाने आपको पता ही चल गया है। आपका एक हवा हवाई हो गया, 1 2 3, एक आता है डोला रे डोला देवदास का है, निम्बोडा है, तो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। इसमें अजय देवगन और कौन, ऐश्वर्या राय है आई थिंक उसमें, ठीक है। वो इसमें ये चीज़ हो गई। इसके बाद या इन्होंने काफ़ी, ये आपको बस इतना जानना भाई, पहला ही मूवी ये थी। इसके बाद इन्होंने अगर बात की जाए अंतिम गाना जो इन्होंने कोरियोग्राफ किया है, ठीक है, अंतिम गाना इन्होंने सन 2019 में लास्ट ईयर मूवी आई थी कलंक मूवी आई थी। उस मूवी में इन्होंने अपना लास्ट गाना वो क्या है कोरियोग्राफ किया है। और गाने के जो लिरिक्स थे वे थे तबाह हो गया, ठीक है, तबाह हो गया गाने का जो कोरियोग्राफ किया है वो इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। ये इतनी उम्दा कला मतलब कहा जाए, इतनी अच्छी डांसर थी, इतना अच्छे कोरियोग्राफ थे कि इनको केवल डांसिंग के लिए इन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड दिया जा चुका है। 3 बार, एक बार आपको मिला है देवदास के लिए, एक बार आपको मिला है जब वी मेट के लिए, एक बार मिला है संग्राम आपकी एक तमिल मूवी थी, ठीक है, संगारम आपकी तमिल मूवी थी, ठीक है। इन 3 मूवी के लिए जब वी मेट, संगारम और देवदास, इन 3 मूवी के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। ये आपके होगी सरोज खान जी के बारे में बात। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो बचा वो आपकी कल की वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका वही है डेली जो बातें होंगी आपका। अभी ऐसे तो बात इसके बारे में भी करनी है कि कल हमारे जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री कहाँ चले गए हैं। आपके प्रधानमंत्री एकदम लद्दाख पहुँच गए, लेह लद्दाख अचानक से एकदम गए हैं।
जहाँ आपने सुना होगा अभी 15 जून के दिन गलवान घाटी में चीन और भारत के आपस में भिड़ गए थे, सैनिक भिड़ गए थे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। ठीक है, पहले चाइना वालों ने हमारे 20 सैनिकों को मार दिया अचानक, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उन्होंने हमारे उस पर हमला कर दिया कैंप पर। तो उन्होंने 20 हमारे जवानों को हैंड टू हैंड मार दिया, तो उसके बदले में हमने उनके 40 से ज़्यादा जवान मारे। तो उस चीज़ की जायज़ा लेने के लिए, उससे हमारे देश में तनातनी बनी हुई है, जायज़ा लेने के लिए बिना बताए किसी को अचानक प्रोग्राम बनाकर वे हमारे CDS विपिन रावत के साथ पहुंच गए लेह लद्दाख में। वहां जाकर जो सुरक्षा का पूरा जायज़ा लिया कि वहां सुरक्षा व्यवस्था क्या है गलवान घाटी की। जो वहाँ घायल जवान थे, घायल जवानों से उनसे मिले हैं, सबसे मुलाकात की, सबसे बातचीत की। ठीक है, वायुसेना, थल सेना और ITBP के जितने भी सदस्य थे उनसे बातचीत की, और घायल सदस्यों से सीधे शब्दों में उन्हें बोला है चाहे कुछ भी हो जाए भारत झुकेगा नहीं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्यों ना हो, कुछ भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी के आगे झुकना हमें कतई मंजूर नहीं है। इन्होंने सीधा कहा है। ये चीज़ आपकी आई है। इसी के पहले आपको ये भी पता होगा, अभी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भारत और रूस को लेकर। भारत और रूस में सुरक्षा को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, जिसमें आपका राजनाथ सिंह जी आपके रूस भी गए थे, वहाँ जाकर आपके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उसमें आपका भारत सरकार ने एक भारत में वापस आकर इन्होंने 38,900 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है भारतीय सुरक्षा के लिए। ये आपको मैं इसके बारे में आपको कल बता दूंगा कि तो हाँ भाई कौन कौन से जेट हमें मिल सकते हैं इस बार, कितने करोड़ रुपए के मिलेंगे, कौन देगा, कहाँ से आएंगे, सारी चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप देख नहीं पाओगे। ठीक, चलो आप सभी को राम राम, ध्यान रखिए अपना, और ध्यान से अच्छे से मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।